हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम पोस्ट यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर 6th क्लास एनसीईआरटी का, जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये क्या है विविधता के बारे में हमने जो पिछला चैप्टर था उसमें पढ़ा था, लेकिन फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्या पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में। तो पिछले पार्ट में जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था, कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे जो पिक्चर बनी हुई है, इसकी हाइट छोटी है जी, इसकी ड्रेसिंग सेंस अलग है। ठीक है, इसने अलग वेयर कर रखा है। ठीक है, तो ये चल फिर नहीं सकता। ठीक है, ये लाठी के सहारे चल रहा है। तो क्या है, ये विभिन्न है एक दूसरे से, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूह में शामिल नहीं किया जा सकता। जैसे अब ये कोई दौड़, मतलब कोई रनिंग का कोई कंपटीशन हो रहा है तो इसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इसे गतिविधि से दूर कर दिया गया। ठीक है, तो ये छोटी है। कोई मतलब ऊंचा काम होगा या कोई हाइट वाला काम होगा तो इसे नहीं लिया जाएगा। तो क्या हुआ, इसके मन को क्या हुआ, दुख हुआ। ये विभिन्न है। ठीक है, दूसरों से विभिन्न कैसे, इसकी हाइट क्या है, छोटी है। ठीक है, इसलिए इसे किसी गतिविधि में शामिल नहीं किया जाएगा या समूह में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख लें कि पुलिस की भर्ती होती है, उसमें हाइट मांगी जाती है। तो ठीक है, ये क्या हुई, उस गतिविधि से बाहर हो गई, क्योंकि इसके पास उतनी हाइट नहीं है जितनी हाइट चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम ये असहनीय महसूस करते हैं, क्योंकि आपने कभी सोचा है ये ऐसा क्यों होता है। तो ठीक है, इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है समाज में और क्यों होता है, और असमानताएं क्यों पाई जाती है। चलिए, आई होप जितना विविधता के बारे में मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या हैं, हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए, हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ जैसे हैं हम। ठीक है, हमारा चाल चलन, खान पीन, भाषा। ठीक है, इंग्लिश कंट्री का अलग है, यूरोपियन कंट्री का अलग है। ठीक है, तो सबके अलग अलग रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, कल्चर, नॉर्म, ठीक, रीज़न सबके अलग अलग हैं। तो हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, ठीक है, क्या पहनते हैं, क्या खेलते हैं और कौन सा उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह और उनके इतिहास का असर पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि सब कंट्रियों के अलग अलग रीति रिवाज, नॉर्म, रूल, रेगुलेशन, कल्चर, रिचुअल्स, ठीक है, अलग अलग हैं। तो वैसे ही हमारे भी अलग हैं। ठीक है, अगर आप संक्षिप्त में निम्नलिखित बिंदु के ध्यान देते हैं तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत कितना विभिन्नता वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म है। तो ये इम्पोर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन आ भी जाए कि इस दुनिया में कितने मुख्य धर्म हैं, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कितने, 8। ठीक है, इनमें से 8 धर्म, भारत में भी 8 धर्म के अनुयायी रहते हैं। ठीक है, यह 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन आए कितनी भाषाएं बोली जाती है इंडिया में, तो कितनी, 1600 से भी ज़्यादा भाषा बोली जाती है। ये एनसीईआरटी का डाटा है, इसे ही ठीक माना जाएगा। तो जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, ठीक है, जो उनकी स्थानीय भाषाएं हैं, या 100 से भी अधिक ज़्यादा नृत्य किए जाते हैं। अब पूछे जी नृत्य कितने किए जाते हैं, तो बता के आना, 100 से ज़्यादा नृत्य किए जाते हैं पूरे भारत में। ये भारत की बात हो रही है। ठीक है, 8 क्या है, धर्म है, और 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, और जहाँ 100 से भी ज़्यादा नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमारे खुश होने का यह विविधताएं हमारे खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारी सोच रखते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न है, जो हमें वह बहुत अजीब और अपरिचित लगते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते कि जान नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। ठीक है, तो हम कहीं घूमने चले जाएं, ठीक है, अपनी स्टेट से ही किसी अदर स्टेट में, तो वहाँ उनके ड्रेसिंग सेंस अलग होगी, उनका खान पान अलग होगा, उनका रहन सहन अलग होगा, और हमें अंदर से महसूस होगा कि हमारा खान पान अलग है और इनका अलग है। हमें जो अच्छा लगता है इनको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो अंदर से एक असहज महसूस होता है, अंदर से एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि हम इनसे अलग हैं। शायद इनका जो रहन सहन है वो ठीक है, चाहे हमारा रहन सहन है वो ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन मन में कभी ना कभी उठा ही होगा। ठीक है, लोग अपने से अलग दिखने वाले के बारे में खास तरह की राय रखते हैं। और देखिए, हम आजकल तो लोग कपड़ों से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं ये कैसा है। अब पूर्व ग्रह,
ठीक है, जो हमने किसी को देखा और उसके बारे में एक राय बना रहे कि ये लोग ऐसे ही हैं, हमने जाना नहीं पहचाना नहीं, उनके बारे में कोई रिसर्च नहीं की ये कैसे लोग हैं कैसे नहीं है, लेकिन बस किसी ने कहा कि वो लड़का या लड़की अच्छी नहीं है, सब ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो लड़का लड़की अच्छी नहीं है, पर किस बात में अच्छी नहीं है, बोलचाल में अच्छी नहीं है, चरित्र में अच्छी नहीं है, खान पान में अच्छी नहीं है, ड्रेसिंग सेंस में अच्छी नहीं है, जो अच्छा नहीं है, ये किसी ने नहीं सोचा। ठीक है, इसे बोलते हैं पूर्व ग्रह। एक किसी के बारे में विचारधारा बना लेनी, ठीक है, उसके बारे में थॉट डेवलप कर लेना और बाद में उसी थॉट पर सभी ने काम करना शुरू कर देना। ठीक है, इन कथनों को देखा जाए तो ग्रामीण एवं शहर के बारे में सही ग्रामीण और शहर के बारे में भी बहुत डिफरेंट किया जाता, मतलब डिफरेंट के थॉट्स हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, जिन्हीं कथनों को आप सहमत हैं उन पर। ठीक है, ये दिया हुआ है, क्या आपके दिमाग में ग्रामीण और शहरी लोगों को लेकर कई प्रकार के पूर्वग्रह हैं। ठीक है, तो बोलते हैं कि जो लोग गाँव में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, वो थोड़े अनपढ़ टाइप के होते हैं, उन्हें कम समझ होती है। ठीक है, तो ऐसे बारे में इसके बारे में ऐसा बोला जाता है। क्या दूसरों के दिमाग में भी यह पूर्वग्रह होता है? लोगों के दिमाग में पूर्वग्रह क्यों होते हैं? जो विचारधाराएं बनी होती है पहले से, वो क्यों होती है? जिन पूर्वग्रह को अपने आसपास महसूस किया जाता है उनकी सूची बनाई। ठीक है, तो ये सब लिखा हुआ है, इसके ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम कोई 6 क्लास वाले नहीं है, तो इसमें आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। इसमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी और अविश्वासी की तरह से देखते हैं। तो मैंने बताया उन्हें गांव में रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है, वो अनपढ़ है। जबकि शहर वाले लोगों के बारे में बोला जाता है कि वो आलसी और चालाक है, सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वाले होते हैं। तो ऐसा नहीं है, ना ही तो विलेज में रहने वाले लोग अनपढ़ हैं, ना ही जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो क्या है, आलसी हैं और पैसे से सरोकार रखें, ऐसा नहीं है। ठीक है, पर ऐसा पूर्वग्रह है, बोला जाता है। ठीक है, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उस पर हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वग्रह कहलाता है। यह पूछ सकते हैं यूपीएससी इंटरव्यू या पीसीएस के इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पूर्वग्रह क्या है? पहले से कोई राय बना लेना और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वग्रह का रूप ले लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। तो ये जितनी भी ये बातें होती हैं वो सच नहीं होती। ठीक है, क्या होती है, नकारात्मक होती है। असल में वो बात नहीं होती जो हमारे दिमाग में बैठा दी जाती है और जो असल में वो बात होती है। ठीक है, जैसे कि कथनों में दिया गया है कि लोग आलसी, चालाक या कंजूस माने की पूर्वाग्रह है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। सिटी में रहने वाले लोग, शहर में रहने वाले लोग नहीं आलसी होते। ठीक है, वो भी जॉब करते हैं, अपना काम काज करते हैं, अपनी दिनचर्या उनकी भी अच्छी होती है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक ही तरीका सबसे अच्छा और सही है, तो हम क्या दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है तो दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये अन्य भाषाओं की महत्वपूर्ण नकारात्मकता के रूप में देखा। ठीक है, तो इसे क्या नकारात्मकता के रूप में देखा जाएगा। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों को शायद इज्जत नहीं दे पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा बोलते हैं। और मुझे भी ये बोलते हैं कि एनसीईआरटी इंग्लिश में पढ़ाओ। ठीक है, नहीं तो मैं इसमें पढ़ाती हूँ। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन कॉलेज, मतलब यही मैं हिंदी में ही पढ़ाती हूँ सब कुछ। ठीक है, तो मैं इसे हिंदी में पढ़ाऊँगी। ठीक है, हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वग्रह हो सकते हैं, लेकिन जो धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी, रंग, उनके क्षेत्र से वो आते हैं, जिस तरह से हम वे बोलते हैं, जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं इत्यादि। ठीक है, इसके जो रहन सहन में भौगोलिक जो है वो तो है ही है, असर पड़ता है, लेकिन हमारे कपड़े, हमारा रहन सहन, हमारा धर्म। ठीक है, धर्म में भी अलग अलग देखिए, हिंदू धर्म में ज़्यादा लोग साड़ी पहनते हैं। ठीक है, तो सिख धर्म में कुर्ता पजामा सलवार कमीज़ पहनते हैं और मुस्लिम धर्म में भी वो अपना अलग बुर्का पहन के रखते हैं। तो क्या है, इधर हम देखा कि बुर्का पहना तो समझ गए कि कौन सा धर्म है, ये मुस्लिम। ठीक है, तो हमने इस्लाम धर्म है। ठीक है, तो हमने साड़ी पहना देखा किसी को, तिलक लगाया था तो समझ गए हम ये हिंदू धर्म है। ठीक है, हम किन्हीं चिन्हों के बारे में भी नोट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये उस फलाने कम्युनिटी से बिलोंग करता है। चलिए, अब एक बात मैं आपको बताती हूँ कि ये पूर्वग्रह बनाए कैसे जाते हैं, ये रीति रिवाज कैसे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी। अक्सर दूसरों के बारे में बनाएंगे हमारे पूर्वग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। उसे बेवजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि उन्हें दुख पहुँचता है। ठीक है, तो हमारे ये देखिए, ये पूरे बना रखे पिक्चर, हमें लगा कि ये अच्छे से देख नहीं पाता। ठीक है, इनके हाथ ठीक नहीं है, मैं ऐसे लोगों से बात करूँगा जब उनके साथ रहूँगा मैं भी इन जैसा हो जाऊँगा, ये हमारा पूर्वग्रह हो जाता है। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। आज समाज में लड़के और लड़कियों के
बीच कई तरह के भेदभाव हैं, सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ यह है कि और हम लड़का या लड़की के तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसा ही होता है जिसे सोचने वाली बात है। आइए इसके बारे में, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि लड़का और लड़की के बारे में अलग अलग विचारधाराएँ इस समाज में हैं, ठीक है। तो क्या क्या है, शारीरिक सौंदर्य और मधुरता, ठीक है। तो ये शरारती होते हैं, नृत्य और कलाकारी में निपुण होते हैं, रोते नहीं, ये लड़कों के बारे में कहा जाता है। उद्यमी होते हैं, ये भी लड़कों के, ये लड़कियों, ठीक है। भावुक होती है, ये भी लड़कियों, ठीक है। तो चलिए, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तुम दूसरों से कितने अलग दिखते हो और क्या दिमाग सही है, ठीक है। तो सबकी अलग अलग रुचि होती है, आप कितने किससे अलग दिखते हैं, लोग आपके बारे में कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में तो बिल्कुल मत सोचिएगा कभी, ठीक है। लोगों का कहना है, ठीक है। लोगों का तो काम ही कहना है, जो आप खुद कुछ नहीं कर पाते वो लोगों को ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। आप कुछ भी काम शुरू करेंगे, चाहे वो बिजनेस है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब लगे हो, प्राइवेट जॉब लगे हो, घर में काम करते हो, अपना अपना बिजनेस है, कोई आपका शोरूम है, छोटी सी शॉप है, कुछ भी करोगे लोग तो चार बातें करेंगे, ठीक है। उनके बारे में कभी नहीं सोचना। मैं भी जहाँ आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ तो मुझे भी एक दो ने कहा था कि ये अच्छा नहीं है, ये वगैरह वगैरह, तो फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ ना आपको। इसी तरह से आपने किसी भी काम से पीछे नहीं हटना, ठीक है। उसके अपने दिल में एक बार बैठा लिया, अपने दिमाग में एक बार अच्छे से बिठा लिया कि हमें ये काम करना है, तो वो काम होके ही रहेगा, ठीक है। इसका जीता जागता सबूत मैं हूँ आपके सामने, आपको पढ़ा रही हूँ ना। तो ऐसे ही आपने भी जो भी आपको अच्छा लगे, चाहे वो कोई एक्टिविटी हो जहाँ आपने अपनी लाइफ में कुछ सोचा हो, ठीक है, आपकी लाइफ का कोई गोल हो, तो वो एक ही जन्म मिला है, इसमें ही पूरा कर लेना, आगे कुछ मिले ना मिले तो कोई पता नहीं, ठीक है। तो अपने सारे जितने भी शौक़ हैं, जितने भी आपने अपनी लाइफ में गोल हैं, वो ज़रूर अपने आप को बिना कुछ कहे पूरे जरूर कीजिएगा, ठीक है। यही मेरा आप सबसे कहना है। चलिए, अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे यह गुण आमतौर पर किस में होता है, लड़कों या पुरुष के साथ जोड़ा जाता है। तो ठीक है, पता नहीं लड़कों, अब बताओ आप कि आप रोते हो या नहीं, ठीक है, पर बोला ऐसा ही जाता है। बचपन में जब लड़कों को चोट लगती है तो माता पिता ये बोलते हैं, परिवार के सदस्य ये कहकर चुप कराते हैं, रो मत, तुम लड़की हो, ठीक है। तो उनका ये कहने का तात्पर्य यह है कि लड़के रोते नहीं, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वह ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की को रोना आए तो वह अपने आप को जो लड़के को रोना आता है तो क्या वो अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों को कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़ा होने तक लड़के सीख जाते हैं कि अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ा रहे हैं या उसका मजाक बना रहे हैं, ठीक है। तो बताओ लड़कों, ऐसा ही है क्या? ये सच बात है कि आप रोते नहीं और रोना भी आए तो समझा लेते हो कि नहीं रोना नहीं है, हम रोए तो दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी और हमें चढ़ाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेते हैं। हम लगातार यह सुनते रहे हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियाँ ऐसी होती हैं। समाज में इन्हीं मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार उनके अनुसार ही होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे समाज में जो बोला जाता है लड़के रोते नहीं, लड़के ये नहीं करते, लड़के वो नहीं करते, लड़के ऐसे ड्रेस पहनते हैं, लड़कियों की ये कल्चर में ये बताया गया, ठीक है। तो हम उसी विचारधारा के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के रूप में देखा जाता है, किसी को अलग नहीं देखा जाता। एक विचारधारा है जिसके रूप सबको ढलना होता है, ठीक है। यही हमारे समाज का नियम है। रूढ़िबद्धियाँ, ठीक है। तो ये क्या होती है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए रूढ़ी क्या होती है। जब हम किसी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्धता कहते हैं। तो मैं आपको एक रिसर्च बताती हूँ, रिसेंट मैंने भी पढ़ी है इसे। तो ये रूढ़ियाँ बनती कैसी हैं, ये जो हमारे रिवाज जो हैं, जो कल्चर है, नॉर्म है, ये बनते कैसे हैं, जो हम अपने रीति रिवाज बना रखे हैं। तो एक रिसर्चर ने रिसर्च की, मेरे माइंड से नाम स्किप हो गया उसका। उन्होंने रिसर्च की, एक गहरा खड्डा खोदा, उसमें एक बांदर को छोड़ा, फिर दूसरे बांदर को छोड़ा, वहाँ पे एक सीढ़ी लगा दी, दोनों बांदरों को सीढ़ी के जरिए छोड़ा। पहले बांदर को छोड़ा, फिर उसने दूसरे बांदर को छोड़ा। ऊपर से जब पहले वाला बंदर ऊपर चढ़ने लगा तो ऊपर से पानी की फुहार आई जोर से, तो नीचे वाले बंदर को वो बढ़ी, तो उसने जो ऊपर बंदर चढ़ रहा था उसे खींच लिया पीछे। फिर ऐसे ही जब वो दूसरे वाला बंदर चढ़ा तो पानी की फुहार नीचे वाले बंदर पर पड़ी, तो उसने जो ऊपर सीढ़ी पर चढ़ रहा था उसको खींच लिया। इसी तरह से फिर उन्होंने एक तीसरा बंदर छोड़ा,
तीसरा बंदर जब उसी सीढ़ी से वापस जाने लगा तो उन दोनों बंदरों पर पानी की फुहार छोड़ी, तो उन दोनों बंदरों ने सीढ़ी से वो तीसरे बंदर को फिर से खींच लिया। ऐसे ही चौथा बंदर छोड़ा और उन तीनों बंदरों पर पानी फेंका, उन तीनों बंदरों ने मिलके उस बंदर को खींच लिया। फिर ऐसे ऐसे करते करते वो सारे बंदर वहाँ छोड़ दिए गए। तो जब भी कोई बंदर ऊपर सीढ़ी से चढ़ के बाहर निकलने की कोशिश करता तो नीचे वालों पर पानी फेंका जाता, नीचे वाले सारे मिलके उनको खींच लेते। उनके मन में एक धारणा बन गई, जब भी कोई ऊपर चढ़ता है तो पानी की तेज फुहार हम पे पड़ती है, ये कोई ऊपर चढ़ेगा तो हमारे पर क्या आएगा, पानी आएगा, तेज फुहार आएगी और हम मर जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर एक 20वां 30वां बंदर छोड़ा उन्होंने, तब कोई पानी की फुहार नहीं छोड़ी। लेकिन जब वो बंदर ऊपर चढ़ने लगा, जो नया बंदर छोड़ा था, सभी बंदरों ने मिलकर खींच लिया। उसके बाद फिर एक बंदर छोड़ा गया, लेकिन पानी की फुहार नहीं मारी। फिर एक बंदर छोड़ा गया, फिर उन्हें सारे बंदरों ने मिलकर फिर उसको खींच लिया, बल्कि पानी नहीं डाला जा रहा था तब। तो ऐसे ही धारणाएं बनती हैं, अपने दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है। उन बंदरों के दिमाग में भी ये चीज़ बैठ गई कि कोई बंदर इस सीढ़ी पर चढ़ेगा, ऊपर जोर से पानी की फुहार आएगी और हम मर जाएंगे। ये मरने वाला काम ना जब इंसान के दिमाग में चला जाता है तो बहुत दूर तक गहरा घाव देता है, गहरा अंदर मन आत्मा सब कुछ पर बहुत बड़ी छाप छोड़ता है। और एक बार मन ने मान लिया ना भी ऐसा ही होता है, तो इंसान कहीं चला जाए, किसी भी जगह पे चला जाए, वो ये नहीं अपने मन को समझा पाएगा कि ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो किसी भी बारे में कुछ भी, कोई भी कल्चर के बारे में आपको बताए कि ऐसा ऐसा है, तो पहले सोच समझकर विचार करके उस पर अपना राय रखनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से क्या बनती है, रूढ़ियाँ बनती है। जैसे उन बंदरों पर कोई फुहार नहीं छोड़ेगी पानी की, लेकिन सब बंदर बार बार मिलकर जो भी ऊपर से बंदर आ रहा था उसे खींच रहे थे। ऐसे ही क्या बनती है, रूढ़ियाँ बनती है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, 6 बार, 7 बार ऐसे हुआ, और फिर सब लोगों ने एक ही मान लिया भी हाँ बस ऐसा ही होगा। बल्कि ऐसा होता है या नहीं होता इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। ठीक है, ऐसे ही क्या बनती है, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनती गई। कई बार किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराया जाता है। ठीक है, किसी को हम बोल देते हैं ना ये अंकल बड़े कंजूस हैं, ये आंटी बड़ा बोलती है, ये आंटी बड़ी चुगली करती है। वैसे वो ऐसे ही बातें करती हो, उसका ज़्यादा बातें करने का स्वभाव हो, लेकिन हम क्या बोलते हैं, ये आंटी चुगलखोर है। और कोई अंकल कुछ थोड़े पैसे बचा लेते हो, हम बोले ये अंकल बड़े कंजूस हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेते हैं। लेने का कारण है कि हमारा देश, धर्म आदि, कंजूसी, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग इस समूह में वैसे ही पूरे समूह के बारे में राय बनाने से वर्जित। ठीक है, हमने देख लिया, अभी कुछ लोग हैं बैठे हैं, पास से बातें करें, हमने सोच लिया भी चुगली कर रही होंगी। ठीक है, आंटियाँ बैठी हैं आपस में कुछ बातें करें, लेकिन दूर खड़े इंसान को लगता है मेरी बातें कर रही हैं ये आंटियाँ। ठीक है, ऐसे ही पूर्व ग्रह बना लिया जाते हैं किसी के बारे में। इस प्रकार की धारणाओं से हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखी और अलग व्यक्ति के तरह देखने से रोकता है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति को अपने कुछ खास गुण और क्षमता है जो दूसरों से लगे। लेकिन समाज में सबको एक जैसा, लड़की है रोएगी, इसे पढ़ने नहीं देना, इसे घर का काम करवाना, घर का काम लड़की को आना ही चाहिए। ठीक है, ये क्या है, सोच रखा है हमने पहले से। लड़की हुई नहीं और उसको बर्तन पकड़ाते जाओ, अपने पापा को खाना दे के आओ, अपने दादा को खाना दे के आओ, खाने की प्लेट उसके हाथ में दे दे। लेकिन लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता, आज भी यही सच है। ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों के एक ही प्रकार के सांचे में डाल देती हैं। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ने का काम, जो एरोप्लेन है वो क्या लड़कियां नहीं उड़ा सकती, इस धारणा। अब देखो, ये एरोप्लेन को तो नहीं पता ना मेरे को लड़का उड़ा रहा है या लड़की उड़ा रही है। ठीक है, बस ऐसा बना दिया कि लड़की उड़ा सकती हैं। ठीक है, उन्होंने कौन सा उसको वैसे अपने पंखों से उड़ाना है। ठीक है, उड़ना तो उसने अपनी पावर से ही है। अगर हम सब, ठीक है, हम सब पर असर पड़। ठीक है, कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम से रोकती हैं जिन्हें करने की काबिलियत शायद हमें हो। आगे है असमानता और भेदभाव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे असमानताएं क्या होती हैं और भेदभाव क्या होते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था। तो भेदभाव, जब हम लोग पूर्वग्रह, रूढ़ियों, धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। ठीक है, भेदभाव क्या है, हम, तुम्हारा धर्म ये है, मेरा धर्म ये है, तुम ये खाओगे, मैं ये खाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया भेदभाव। ठीक है, अगर आप लोगों को नीचे दिखाने के लिए कुछ करते हैं, नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, तो आप उन कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में नहीं रहने देते, एक ही कुएं या हैंडपम्प में पानी नहीं पीने देते या लाने नहीं देते, दूसरों को इस्तेमाल नहीं करने देते, कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते। इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं।
पहले ज़माने में होता था ना, ये प्रथाएं चलती थी, ठीक है। एक कुएं से पानी नहीं पीना, एक मोहल्ले में नहीं रहना, ये ऊंच जाति के लोगों का मोहल्ला है, जो नीच जाति के लोगों का मोहल्ला है। तो ये क्या हो गया, भेदभाव। किसी इंसान पर भारी तौर से किए जाने वाला काम, ठीक है, किए जाने वाला प्रभाव, ठीक है, उनके ऊपर कुछ भी गतिविधियां थोप दी गई, तो उसे क्या कहते हैं, भेदभाव। जैसे तुम इस कुएं से पानी नहीं पियोगे, तुम इस कप को हाथ नहीं लगाओगे, ठीक है, नहीं तो ये भ्रष्ट हो जाएगा। तुम इस स्कूल में नहीं पढ़ोगे क्योंकि इसमें उच्च जाति के लोग पढ़ते हैं। तुम इसमें पढ़ना होगा तो तुम बाहर बैठ के पढ़ोगे, ठीक है। दरअसल ऐसा ही होता था। चलिए, तो पुराने ज़माने की बातें हैं तो मैं आपको बताती हूँ। जो मेरे ग्रैंडफादर थे, वो उनका जन्म 1935 में हुआ था। तो इंडिया और पाकिस्तान तब नहीं बटे थे, ठीक है। तो तब वो उन्होंने पढ़ाई भी की है पाकिस्तान में ही। तो वो बताया करते थे, तब वो इधर आ गए जब डिवाइड हुए दोनों देश। तो उन्होंने बताया था कि एक बार उनको कुत्ता काट गया था। वो उच्च जाति के थे इसलिए उन्हें पढ़ने का मौका मिल गया, वरना निम्न जाति के लोगों को तो बाहर बैठा के पढ़ाया जाता था। जो टीचर वहाँ पे बोलता वो उनको क्लास के बाहर सुनना पड़ता, लिखना पड़ता, ठीक है, अपने आप ही उन्हें पढ़ना पड़ता। जो वो पानी पीते थे वो अलग मटके से पीते थे, उनको एक ही सोर्स जो भी पानी का था उसे पानी नहीं पीने दिया जाता था। ये बात सच है, ये मुझे बताई उन्होंने, ठीक है। तो खैर वो अब तो नहीं है। तो वो बोलते थे कि एक बार उनको कुत्ता काट गया, तो मेरे ग्रैंडफादर जी को तो कुत्ता काट गया, तो उन्हें क्लास के बाहर बैठा दिया गया। कुत्ता काटने की वजह से उन्हें साथ नहीं बैठाया गया, क्योंकि उन्हें ऐसा था कि इसको कुछ हो गया तो पूरी क्लास को कुछ हो जाएगा। इतना ज़्यादा भेदभाव, इतना कम, मतलब तब सोच थी लोगों की। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा जिस बच्चे को हम बाहर बैठा रहे हैं उसके मन में क्या बीतेगा। छोटा सा बच्चा है, वो ये सोच गया कि उसको कोई घातक बीमारी है, आज उसको उस क्लास में नहीं बैठने दिया जा सकता। उनके किसी घर वाले ने देखा, मामा उनके थे, तो उन्होंने देखा, उनको उनका ट्रीटमेंट करवाया, तो वो बच गया। यही मैं बताना चाह रही थी कि जो हमारे वाला टाइम बहुत अच्छा है, हम सबको पढ़ने का मौका मिल रहा है। ये हम कुछ 100 साल पहले हुए होते तो हमें पढ़ने का भी मौका नहीं दिया जाना था। तो हम ये कर्म अच्छे हुए, उच्च कुल में पैदा हो गए तो पढ़ने का मौका मिलता था। मरे कर्म भद्दे कर्म हुए तो अच्छे कर्म ना हुए तो निम्न जाति वाले लोगों को तो पढ़ने का मौका भी मिलता था, मिलता भी तो क्लास के बाहर। और वो कोई भी ऐसा कईयों में से कोई होते थे जो पढ़ने जाते थे क्लास में, जिसमें हिम्मत ही नहीं होती थी कि हम पढ़ पाएँ उच्च कुल के लोगों के साथ, तो उनका मजाक भी बना दिया जाता था। ऐसा था पहले की भेदभाव। आई होप आपको इस जो मैंने बताया इससे कुछ आपको अंदाज़ा लगा होगा। भेदभाव कई कारण से हो सकता है। यदि आप जो हम पिछले लेसन में पढ़ा ना, समीर और समीर दो की कहानी, वो बहुत अलग थे। दोनों का जो धर्म था वो भी अलग था। क्या था, एक इस्लामिक था और दूसरा क्या था, हिंदू था, ठीक है। तो विभिन्न भिन्न प्रथाएं, रीति रिवाज, तो ये तो है हमारे समाज में। दोनों समीर एक दूसरे में अंतर था, उनकी पृष्ठभूमि, जो भी उनकी आर्थिक, एक अमीर था और एक गरीब था। दोनों समीर दो था, वो गरीब था, और एक वाला थोड़ा सा अमीर था, ठीक है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये अंतर विविधता का पहलू नहीं है। ये क्या है, अमीरी गरीबी विविधता का पहलू नहीं है। इसे ऐसे समझिए, उच्च कोटि के लोगों को स्कूल में पढ़ने दिया जाता था। उच्च कोटि के लोग, चाहे वो गरीब थे चाहे वो अमीर थे वो उच्च कोटि के, वो निम्न कोटि के लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाते थे, उनके साथ रहते नहीं थे, खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, लेकिन उनके पास पैसा कम था, लेकिन समाज में बराबर इज्जत थी उनकी। समझ गए आप। उच्च कोटि के लोग, उनके पास पैसा कम है, ज़्यादा है, वो गरीब है, अमीर है, लेकिन वो उच्च कोटि के ही रहेंगे। निम्न कोटि का टैग लग गया तो भाई आप उनके कुएं से पानी नहीं पी पाओगे, उनके समाज में रह नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया भेदभाव, ठीक है। ये हो गया विविधता के पहलू। तो ये असमानता, बहुत लोगों के पास खाने पीने, कपड़े, घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन, पैसा नहीं होता था। इसी कारण से दफ्तर, अस्पताल, स्कूल आदि के साथ भेदभाव किया जाता था। जो देखो, एक तो गरीब हो गया, एक वो निम्न कोटि का हो गया, उसके साथ डबल भेदभाव किया जाता था। कैसे, उसको खाने के लिए, एक तो वो गरीब है, उसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, और ऊपर से उसको कुछ दिया नहीं जा रहा। ये क्या हो गई, ये असमानताएं हो गई, और क्या हो गया, भेदभाव, ठीक है। तो असमानताएं हैं, एक तो वो गरीब है, दूसरा वो अमीर है, ये क्या हो गया, असमानता, ठीक है। तो कुछ लोगों में विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जिसमें मैंने बताया कि वो एक तो निम्न कुल का है और ऊपर से वो गरीब है, तो वो क्या हो गया, वो एक तो भिन्न है जाति तौर पर, दूसरा वो असमान है किसके, आर्थिक तौर पर। ऐसा तो इस कारण कि वह समुदाय के सदस्य हैं जिसकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। तो मैंने बताया वो नीच कोटि के आ गए, और
ऊपर से यदि वह गरीब है तो उसके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इसी आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय, धर्म, समूह और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे बर्तन, कपड़ा, जैसे पढ़ना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बड़ीगिरी करना, खेती, बुनाई आदि। लेकिन कुछ काम जो लोगों के मुकाबले आर्थिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे काम को समाज में कम महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उसको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यही कारण जाति व्यवस्था में एक बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में आपको पता है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, ठीक है, कि जाति प्रथा बहुत हावी थी कुछ टाइम पहले, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट है, दलित क्या है, इसे ऐसे समझिए। दलित शब्द वह शब्द है जो नीच कही जाने वाली जाति के लोगों की अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद किया जाता है। मतलब पहले अछूत बोलते थे, लेकिन अब क्या बोलते हैं इसे, दलित। दलित का मतलब है दबा हुआ, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाया गया है कि किसी समाज, पूर्व ग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण में रखती है, ठीक है। आपसे जब पूछा जाए कि अनुसूचित जातियाँ, तो अनुसूचित जातियाँ क्या हैं, तो आपने क्या बोलना है, दबे कुचले वर्ग, जो जिसे हम दलित, पहले अछूत और अब हम दलित बोलते थे। तो इसके जो समाज के पूर्वग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है, ऐसे सरकार लोगों को अनुसूचित जातियों के वर्ग में रखती है और हमारा समाज उन्हें अनुसूचित जातियाँ, ठीक है, कहता है, ठीक है। तो ये आपसे इंटरव्यू जहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप बता सकते हैं। अब जाति व्यवस्था में लोगों के समूह ऐसे तो ठीक है, ये टीचर हमें पढ़ा रहे हैं। एक ही तरह की पीढ़ियाँ के रूप में देखा जाता है, जैसे जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे, तो कुछ जातियाँ ऊंची हैं और कुछ जातियाँ नीची हैं, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो 4 वर्ण आपको पता ही होंगे। जिन्हें अपने आपको इस पीढ़ियों में सबसे ऊपर रखा है, उन्हें अपनी उच्च जाति और उत्कृष्ट कहा जाता था। जिन समूह से इसे, तो देखो, जिस घर में बच्चा पैदा हुआ वो उच्च कोटि का है, जो निम्न कोटि का है वो ही डिसाइड करेगा कि आने वाले बच्चे का भविष्य क्या होगा। जो उच्च कोटि में पैदा हुआ तो अच्छे कर्म, निम्न कोटि में पैदा हुआ तो तब की बात कर रही है, अब की नहीं, फूटे कर्म, ठीक है। अब तो भाई सबको समान ही समझा जाता है। सीढ़ी पे तेल में रखा गया उन्हें अछूत, तो उन्हें अछूत बोला जाता है। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे, उन्हें अछूत को दिए गए काम के अलावा और काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूह में सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उच्च जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव में कुएं से पानी लाने, यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं थी। उसके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में नहीं बैठ पाते थे, तो मैंने बताया, ठीक है, ये सही बात है, मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे को बताई थी, ठीक है। वो तब पढ़े थे उस ज़माने में, 1942-43 ऐसे, ठीक है। तो इस जाति में तो वैसे ही था, वो भगवान का शुक्र उच्च कोटि में थे तो वो पढ़ ले गए, ठीक है। तो इस तरह उच्च जाति लोग, जो जाति के लोग थे, हालांकि अधिकार हासिल था उन्हें और अशुद्धों से इसे वर्जित रखा गया था, क्योंकि उन्हें भेदभाव पढ़ने का कोई हक नहीं था। जैसे कि एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव का शिकार हुए हैं। भारत में एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव को अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव को 1901 में हुए जब वह 9 साल के थे। वह महाराष्ट्र के, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ लेते हैं। भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जो थे, उनका जन्म 1991 से 1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलित के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समूह के अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वो खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहन किया। दलित से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरियों
करने को कहा ताकि वह जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए गए, उन्हें अम्बेडकर नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाहों से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्हें धार्मिक परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपना लिया। तो पूछा जाए तो कौन सा धर्म अपनाया था, तो बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, उनका मानना है कि दलित को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसे समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसे सबकी इज्जत हो, न कि कुछ लोगों की। ठीक है, चलिए, तो कोरेगांव में अपने एक भाइयों के साथ पिता को, ठीक है, तो उनकी एक स्टोरी है। तो महाराष्ट्र में, तो वो गए थे महाराष्ट्र में कोरेगांव, अपने भाई के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमें इंतज़ार किया, तो उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये घटना के बारे में, पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आए। उन्होंने हमसे हमारा टिकट मांगा, जो हमने दिखा दिया। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हैं। हमने बताया कि हम कोरेगांव जाना था और हमारे पिताजी उनके नौकर ये आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़े और बोली से कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूत के बच्चे हैं। निश्चित ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं। वह हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसे ही हिंदू में होता है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। जो बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। इसको एकदम से धक्का लगा, वह बहुत चक्का रह गया। उसके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई। उन्होंने जैसे ही हमारा जवाब सुना, वे कमरे में वापस चले गए और हमें वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीते, सूरज बिल्कुल छिप सा गया। पिताजी नहीं आए, न ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधा घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आया कि पूछा हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिले तो हम कोरेगांव जा सकते हैं। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फ़ौरन निकलना चाहते हैं। यह किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन स्टेशन मास्टर को जवाब दिया कि हम एक महार हैं। उसका पता सबको चल गया है। कोई भी गाड़ी वाला अछूत वर्ग की सवारी को लेकर अपने आप को गंदा और नीच नहीं बनाना चाहता। यह दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसों से नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर, जो हमारे लिए गाड़ी वाले को मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो इन्होंने लिखा है अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीच, और कुछ राइटिंग से लिएगा, उस स्पीच है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र सरकार, बम्बई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार संपादक, ठीक है, उसमें ये जो लिखा है वो दिया गया। तो देखिए ये कितनी बड़ी घटना उनके साथ हुई थी, जबकि उन्होंने अच्छे कपड़े पहन रखे थे, वो अच्छे पढ़े लिखे थे, लेकिन एक जाति के होने के कारण उन्हें इतना कुछ सहना पड़ा। कल्पना करके देखिए कि कितना मुश्किल होगा आप लोग को एक जगह से दूसरी जगह न जाने दिया जाए। कितना अपमानजनक और दुखदायक होगा अगर आप लोगों को आपसे दूर रहे, आपको छूने से मना करें और आपको पानी ना पीने दे। और छोटी सी घटना दिखाई है कि गाड़ी से एक से दूसरी जगह से साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी। जब वह पैसे देते थे, स्टेशन से सभी गाड़ियां वाले बच्चों को ले जाने से मना कर रहे थे। उन्हें बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। यह कहानी से बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलित को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि उन्हें आदर सम्मान भी नहीं मिल पाता जो दूसरे बच्चों को मिलता है। ठीक है। समानता के लिए संघर्ष। अब ब्रिटिश शासन से आज़ादी, जो हम ब्रिटिश शासन था तब इंडिया में, ठीक है, 1947 से पहले, पाने के लिए जो संघर्ष किया, उन्हें समानता के व्यवहार के लिए किया संघर्ष भी शामिल था। दलित और जनजाति लोग और किसानों ने अपने जीवन में किसी गैर बराबरी का अनुभव किया। ठीक है, मतलब उन्हें ऐसा था कि हम उनके बराबर हो पाए। हमें ये आज़ादी की लड़ाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भी लड़नी है और अपने समाज के खिलाफ भी लड़नी है, ताकि हम जो नया देश हमारे लिए बने, जो नई कंट्री बने, उसमें हमारा स्वाभिमान सम्मान भी मिला हो। ठीक है, हमें भी उच्च कोटि के लोगों की तरह ही रखा जाए, बिल्कुल एक जैसा समाज बने। ठीक है, जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसे कि हम पहले भी
जैसे कि पहले भी बात हुई है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने गांव की, जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे ही उन्हें अधिकार मिले। किसानों दलितों को अपने आपको जमींदारों और उच्च ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेता ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानता पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने इसके खिलाफ किस तरह से संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे कि भीमराव अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा कि जिसे भारत के सभी लोगों को बराबर माना जाए, समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना जाए जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानून को भी खत्म कर दिया गया। जो लोग अपने पसंदीदा काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। नौकरी सभी लोगों के लिए खुली है। इन सब के अलावा संविधान सरकार के यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि गरीब और मुख्यधारा से अलग अलग पड़े समुदाय को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए गए। ठीक है, उनको जैसे रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, हालांकि हमारे देश में इन विचारों पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में छूट दी गई है, तो रिज़र्व की गई है इनकी सीट। ठीक है, तो जैसे कि कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जनरल, SC BC ऐसे करके। तो ये किस लिए किया गया है, ताकि उन लोगों को भी समानता मिले जो वो भी समाज में आर्थिक रूप से, यदि इंसान आर्थिक रूप से अच्छा बन गया तो वो आजकल के समाज में कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उनके आर्थिक रूप, इकोनॉमी को सुधारने के लिए उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए सीटें रिजर्व की। ठीक है, हालांकि हमारे संविधान में विचारों पर जोर दिया गया है। यह पार्ट इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए निरंतर संघर्ष करना होगा। भारत के लिए समानता एक बहुमूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बना सच्चाई बने, इसके लिए लोगों को संघर्ष, उनके लिए आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों बहुत जरूरी। आज भी बहुत जरूरी है, आज भी कई इलाकों में ऐसा होता है। ठीक है, भारतीय संविधान में यह भी कहा गया है कि विविधता की इज्जत करना। ठीक है, वो जो विविधता है हमारे देश में है, अलग अलग लोग रहते कम्युनिटी के, तो मूल्यवान बनाना समानता सुनिश्चित करने से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि एक पूरी जो सोसाइटी है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन की है और उसमें 2-4 जो घर हैं वो किसी दूसरे धर्म को मानते हैं और उनको उन पर दबाव बनाते हैं कि आप हमारा धर्म कबूल, मतलब हमारा धर्म मान लो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म, त्यौहार इसके के लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्म को बराबर माने, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, वो सब धर्मों की इज्जत करती है। यहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। यह हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ठीक है, तो ये था चैप्टर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो जो भी मैंने आपको बताया। तो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, दिस इज पीयू साइनिंग ऑफ, टेक केयर।